मैं नीतीश कुमार मिश्रा। आज हम रिफॉर्म मूवमेंट्स और वुमेन के संदर्भ में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने महिलाओं के धार्मिक सुधार आंदोलन संबंधित एक लेक्चर पर बात किया था। आज हम महिलाओं से जुड़ी तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों पर बात करेंगे। महिलाओं से जुड़ी 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज में कई प्रकार की कुरीतियाँ और बुराइयाँ समाज में व्याप्त थी। इसमें सबसे बड़ी बुराई थी सती प्रथा। सती अथवा पवित्र साध्वी स्त्री शब्द का प्रयोग उस पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता था जो अपने पति के साथ शाश्वत एवं निर्विध रूप से जन्म जन्मांतर तक रहना चाहती थी और उसके प्रमाण के रूप में पति की मृत्यु के बाद उसकी चिंता पर उसके शव के साथ आत्मदाह कर लेती थी। मध्यकाल में अकबर और मराठा पेशवाओं ने अपने राज्य में इस कुप्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया है। ब्रिटिश शासन के द्वारा अंग्रेजों की नीति इस प्रथा के प्रति तटस्थता की रही है शुरुआत में, फिर भी लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग जैसे गवर्नर जनरलों ने प्रथा को सीमित करने का प्रयत्न किया है। सती बनने के लिए बाध्य किया जाता था महिलाओं को। विधवाओं को मादक पदार्थ देकर सती होने के लिए विवश करके गर्भवती स्त्रियों को और 16 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को सती होने से रोकने हेतु अनेक प्रयास किए गए। इन प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस प्रकार की क्रूर बलि दिए जाने संबंधी कोई भी समाचार मिलते ही पुलिस अधिकारियों को मौके पर पहुंचना आवश्यक बना दिया गया ताकि लोग किसी को भी सती होने पर विवश न कर सके। तथापि ये सभी प्रयत्न अपर्याप्त और असंभव थे। सती प्रथा के विरुद्ध शुरुआती प्रभावशाली आंदोलन राजा राममोहन ने चलाया। सन 1833 के चार्टर के नवीनीकरण पर संसद में होने वाली बहस पर कंपनियों के डायरेक्टर ने विलियम बेंटिक को यह सुझाव दिया कि वे इस प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रभावशाली कदम उठाएं। अतः उसने 1829 ईस्वी में अधिनियम एक्ट 17 के तहत विधवाओं को जीवित जलाने की प्रथा पर रोक लगा दी। ऐसे मामलों में सती होने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को सदोष मानव हत्या का आरोपी माना गया। आरंभ में यह नियम केवल बंगाल के लिए था, लेकिन 1870 ईस्वी में यह अधिनियम बंबई और मद्रास में भी प्रभावी हो गया। दूसरी जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, बुराई थी, वो शिशुवध था। यह प्रथा मध्यकाल से विशेष रूप में बंगाली एवं राजपूतों में प्रचलित थी। इसके तहत बालिकाओं को आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के विरुद्ध मानकर बचपन में ही उसकी हत्या कर दी जाती थी। इस प्रकार की हत्या का जो सामान्य प्रचलित तरीका था वह था मादा शिशुओं को मादक पदार्थ देकर अथवा भूखा रखकर मार देना। इस संदर्भ में महाराजा रंजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह ने लिखा है, मैंने स्वयं अपनी आंखों के सामने अपनी बहनों को बोरी में बंद करके नदी में फेंकते हुए देखा है। सन 1795 के बंगाल विनियमन अधिनियम 21 के तहत 1795 के 21 के एक्ट 21 के तहत सन 1804 के बंगाल राज्य अपराध विनियमन 3 से शिशु हत्या को साधारण हत्या के समान ही मान लिया गया। तीसरी जो सबसे बड़ी बुराई थी वो विधवा विवाह। विधवाओं के पुनर्विवाह के बारे में सामाजिक जागरूकता लाने का प्रयास सबसे पहले ब्रह्म समाज द्वारा किया गया, किंतु इस दिशा में सबसे क्रांतिकारी अगर प्रयास किया गया तो वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। उन्होंने प्राचीन भारतीय शास्त्रों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन भारतीय संस्कृति विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देता है। उन्होंने 1000 हस्ताक्षरों से अनुमोदित एक प्रार्थना पत्र भारत सरकार को भेजा। अंत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हो जाता है। इस अधिनियम से 15 से विधवा विवाह को वैध मान लिया गया, यानी 1856 के बाद से मान लिया। इस विवाह से उत्पन्न हुए बच्चों को वैध घोषित कर दिया गया। सरकार ने सिविल मैरिज एक्ट द्वारा 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों को विवाह तथा बहुपत्नी विवाह पर रोक लगा दी।
नारी शिक्षा की जहाँ तक बात है तो भारत में वैदिक काल के बाद स्त्रियों की शिक्षा में निरंतर गिरावट देखी गई है। 19वीं शताब्दी तक आते आते नारी शिक्षा की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई। इस काल में एक मनगढ़ंत जनश्रुति प्रचलित थी कि हिंदू शास्त्रों में स्त्री शिक्षा की अनुमति नहीं है और शिक्षित स्त्री को देवता लोग वैधव्य का दंड देते हैं। ईसाई धर्म प्रचारकों ने सर्वप्रथम नारी शिक्षा के संदर्भ में जागरूकता लाने का कोशिश किया और उन्होंने कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। सरकारी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष GED बेटन के द्वारा कलकत्ता में बालिका विद्यालय स्थापित किए गए। समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महिला शिक्षा के प्रति अपना अप्रतिम योगदान दिया है। उन्होंने बंगाल में लगभग 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। बम्बई के एलिफिंस्टन इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने नारी शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके लिए उन्होंने स्टूडेंट लाइब्रेरी एवं साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। आगे चलकर वुड्स डिस्पैच 1854 में आधिकारिक तौर पर पहली बार नारी शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार समाज में नारी संबंधित कई प्रकार की बुराइयां थी, कितने पर हमने चर्चा किया। अब हम 19वीं सदी के प्रमुख स्त्री समाज सुधारकों की बात करते हैं। पंडिता रमाबाई 1852 से 1922 तक इनका कालखंड है। पंडिता रमाबाई का अविस्मरणीय योगदान स्त्री शिक्षा और महिला अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का रहा है। उन्होंने भारत में पहली बार विधवाओं की शिक्षा के लिए प्रयास किया। उनका यह महानतम योगदान रहा है। बहिन सुब्बा लक्ष्मी 1886 से 1969। बहिन सुब्बा लक्ष्मी के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी की प्रथम हिंदू विधवा थी बहिन सुब्बा लक्ष्मी, जिन्होंने स्नातक स्तर की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने बाल विवाहों के कल्याण के लिए उच्च स्तरीय प्रयास किए। बाल विधवाओं के कल्याण के लिए उन्होंने बाल विधवाओं के लिए विधवा गृहों, महिला विद्यालयों एवं अध्यापिका प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। इन्होंने 18 वर्ष तक की आयु की बाल विधवाओं के लिए आइस हाउस तथा वयस्क विधवाओं के लिए शारदा विद्यालय नामक एक हाई स्कूल की स्थापना की। सुब्बा लक्ष्मी भारतीय महिला संघ और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बाल विवाह निषेध संबंधी कानून के समर्थन में महत्वपूर्ण कार्य भी किए। गंगाबाई महारानी तपस्विनी। महारानी तपस्विनी के नाम से प्रसिद्ध गंगाबाई दक्षिणी भारतीय महिला थी जो हिंदू धार्मिक एवं नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप महिला शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से कलकत्ता में आकर बस गई थी। इनका विश्वास था कि हिंदू समाज को उसके अंदर से पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। इसके लिए नारी शिक्षा अति आवश्यक है। इन्होंने 1893 ईस्वी में कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की स्थापना की। इस पाठशाला की अनेक शाखाएं थीं। उनके इस प्रयास की महिला शिक्षा को विकसित करने का विशुद्ध भारतीय प्रयास कहा जा सकता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 ईस्वी के बीच के हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर बंगाल के एक सुविख्यात विद्वान एवं समाज सुधारक थे। बंगाल में सामाजिक चेतना लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य भी थे। उन्होंने गैर ब्राह्मणों को संस्कृत अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया और ब्राह्मण एकाधिकार को चुनौती दी। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में विधवा विवाह हेतु लंबा आंदोलन चलाकर उसे कानूनी मान्यता दिलाकर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1855-56 ईस्वी के मध्य 25 विधवाओं का पुनर्विवाह कराकर उन्होंने इस सामाजिक धारा को तोड़ने का काम किया है। 1855 ईस्वी में इन्होंने 984 लोगों की हस्ताक्षरित याचिका कंपनी सरकार को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाने हेतु प्रेषित भी किया है। लॉर्ड डलहौजी की कार्यकारिणी के सदस्य ने अंततः 26 जून 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया। D.K. कर्बे 1858 से 1962। पूना के फर्गुसन कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर D.K. कर्बे महिलाओं की दशा सुधारने की दृष्टि से सर्वाधिक लंबे समय और सबसे अधिक कार्य करने वाले महानतम समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर कर्बे ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन तो दिया ही, साथ ही पुणे में अनेक महिला विद्यालयों, विधवा गृहों की स्थापना भी की। उन्होंने स्वयं एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया
तथा पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। उनका मानना था कि विधवाओं की ऐसी व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें और अपने बारे में सोचने के लिए सक्षम हो सकें। 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय भी D.K. कर्वे को ही जाता है। विष्णु शास्त्री पंडित, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक विष्णु शास्त्री पंडित का पूरा जीवन विधवाओं के कल्याण में ही बीत गया। उन्होंने विधवा विवाह नामक पुस्तक का मराठी में अनुवाद किया। इसके साथ ही 1850 ईस्वी में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह सभा की भी स्थापना की। इस प्रकार हमने देखा महिला सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में महिलाओं के सामने या महिलाओं के समाज में कौन कौन सी बुराइयां कुरीतियां विद्यमान थी और कौन कौन से प्रमुख समाज सुधारक आंदोलन रहे हैं जो महिलाओं के विषय में अत्यधिक काम किए हैं, उनमें जागरूकता लाने का, उनकी बुराइयों को दूर करने में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने काम किए हैं। इस प्रकार आज हमने महिलाओं रिफॉर्म मूवमेंट एंड वुमेन पर चर्चा की है। धन्यवाद।